चैप्टर 4 कैम्ब्रिज वेधशाला से उत्तर। इस बीच बार्बिकेन ने उस उत्साह में एक पल भी नहीं गंवाया जिसका वह उद्देश्य था। उसकी पहली चिंता गन क्लब के बोर्ड रूम में अपने सहयोगियों को एक साथ बुलाना था। वहां एक बहस के बाद वे अपने उद्यम के खगोलीय भाग के बारे में खगोलविदों से परामर्श करने के लिए सहमत हुए। एक बार उनके उत्तर ज्ञात होने के बाद वे यांत्रिक साधनों पर चर्चा करेंगे और अपने महान प्रयोग की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी उपेक्षित नहीं किया जाएगा। विशेष प्रश्नों को शामिल करते हुए सटीक शब्दों में एक नोट तैयार किया गया और मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज की वेधशाला को संबोधित किया गया। ये शहर, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, अपने खगोलीय कर्मचारियों के लिए उचित रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ विज्ञान के महानतम लोग एकत्रित हैं। यहाँ शक्तिशाली दूरबीन है जिसने बॉन्डर को एंड्रोमेडा के नेबुला को हल करने और क्लार्क को सिरियस के उपग्रह की खोज करने में सक्षम बनाया। इसलिए यह प्रसिद्ध संस्थान हर तरह से गन क्लब के विश्वास के योग्य था। 2 दिन बाद बेसब्री से प्रतीक्षित उत्तर राष्ट्रपति बार्बिकेन के हाथों में पहुंचा। यह इस प्रकार था। कैम्ब्रिज वेधशाला के निदेशक से बाल्टीमोर में गन क्लब के अध्यक्ष तक। बाल्टीमोर गन क्लब के सदस्यों के नाम से कैम्ब्रिज वेधशाला को संबोधित 6 तारीख के आपके पत्र की प्राप्ति पर हमने तुरंत अपने कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई जिन्होंने निम्नलिखित उत्तर देना समीचीन समझा। इसके समक्ष ये प्रश्न रखे गए। 1. क्या चंद्रमा पर प्रक्षेप्य भेजना संभव है? 2. पृथ्वी और उसके उपग्रह के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? 3. यदि प्रक्षेप्य को पर्याप्त प्रारंभिक गति दी गई हो तो उसके पारगमन की अवधि क्या होगी और परिणामस्वरूप उसे किस क्षण फेंका जाना चाहिए ताकि वह किसी विशेष बिंदु पर चंद्रमा तक पहुंच सके? 4. किस क्षण चंद्रमा प्रक्षेप्य तक पहुंचने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति प्रस्तुत करेगा? 5. प्रक्षेप्य फेंकने के लिए तोप को आकाश के किस बिंदु पर निशाना लगाना चाहिए? 6. जिस समय प्रक्षेप्य प्रक्षेपित होगा उस समय चंद्रमा आकाश में किस स्थान पर होगा? प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में, क्या चंद्रमा पर प्रक्षेप्य भेजना संभव है? हाँ, यदि किसी प्रक्षेप्य को 1200 गज प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति दी जाए तो उसे चंद्रमा पर भेजना संभव है। गणना से यह साबित होता है कि यह गति पर्याप्त है। पृथ्वी से दूरी के अनुपात में गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से कम होता है, यानी 3 गुना अधिक दूरी के लिए वह बल 9 गुना कम होता है। परिणामस्वरूप प्रक्षेप्य का वजन तेजी से कम हो जाएगा और उस क्षण पूरी तरह से रद्द हो जाएगा जब चंद्रमा का आकर्षण पृथ्वी के आकर्षण के बराबर होगा, यानी दूरी के 47/52 पर। उस क्षण प्रक्षेप्य का कोई वजन नहीं होगा और यदि यह उस बिंदु को पार कर जाता है तो ये केवल चंद्र गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चंद्रमा पर गिरेगा। इसलिए प्रयोग की सैद्धांतिक संभावना पूरी तरह से सिद्ध है। इसकी सफलता के लिए ये पूरी तरह से उपयोग किए गए इंजन की शक्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 2 के संबंध में, पृथ्वी और उसके उपग्रह के बीच सटीक दूरी कितनी है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त नहीं बनाता है, बल्कि एक दीर्घवृत्त बनाता है, जिसमें से हमारी पृथ्वी एक केंद्र बिंदु पर स्थित है। इसलिए इसका परिणाम ये है कि कुछ समय में ये पृथ्वी के करीब पहुंचता है और अन्य समय में पृथ्वी से दूर चला जाता है, या खगोलीय भाषा में इसका अपना अपोजी और एक उपग्रह होता है। अपने अपोजी पर चंद्रमा पृथ्वी से 247,552 मील की दूरी पर होता है और अपने उपग्रह पर केवल 218,657 मील की दूरी पर, जो 28,895 मील या दूरी के 9वें हिस्से से भी अधिक का अंतर बनाता है। इसलिए उपग्रह दूरी ही वह है जो हमें सभी गणनाओं का आधार प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 3 के संबंध में, प्रक्षेप्य के पारगमन की अवधि क्या होगी जिसे पर्याप्त प्रारंभिक गति दी गई है और परिणामस्वरूप इसे किस समय फेंका जाना चाहिए ताकि यह एक विशेष बिंदु पर चंद्रमा तक पहुंच सके? यदि प्रक्षेप्य 12,000 गज प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति को अनिश्चित काल तक बनाए रखता है तो इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में केवल 9 घंटे लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे वह प्रारंभिक वेग कम होता जाएगा, ये होगा, सब कुछ गणना के अनुसार, कि प्रक्षेप्य को उस बिंदु तक पहुंचने में 300,000 सेकंड या 83 घंटे और 20 मिनट लगेंगे,
जहां स्थलीय और चंद्र गुरुत्वाकर्षण बराबर हैं, और उस बिंदु से यह 50,000 सेकंड या 13 घंटे 53 मिनट और 20 सेकंड में चंद्रमा पर गिर जाएगा। इसलिए इसे लक्ष्य बिंदु पर चंद्रमा के पहुंचने से 97 घंटे 13 मिनट और 20 सेकंड पहले फेंका जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 के संबंध में किस क्षण चंद्रमा प्रक्षेप्य तक पहुंचने के लिए सबसे अनुकूल स्थिति प्रस्तुत करेगा? ऊपर जो कहा गया है उसके अनुसार सबसे पहले चंद्रमा की उपभू का युग चुनना होगा, और वह क्षण जब वह अपने शीर्ष बिंदु को पार करेगा, जो अभी भी पूरी दूरी को स्थलीय त्रिज्या के बराबर लंबाई से कम कर देगा, यानी 3919 मील। परिणामस्वरूप पूरा किया जाने वाला मार्ग 214,976 मील होगा। लेकिन चंद्रमा हमेशा अपने शीर्ष बिंदु पर नहीं होता है जब वह अपनी उपभू पर पहुंचता है, जो कि महीने में एक बार होता है। वह केवल लंबे समय के अंतराल पर एक साथ 2 स्थितियों में होता है। उपभू और शीर्ष बिंदु के इस संयोग का इंतजार करना होगा। ये सौभाग्य से होता है कि अगले साल 4 दिसंबर को चंद्रमा ये दोनों स्थितियां प्रदान करेगा। आधी रात को वह अपनी उपभू और अपने शीर्ष बिंदु पर। प्रश्न संख्या 5 के संबंध में प्रक्षेपास्त्र फेंकने वाली तोप को आकाश के किस बिंदु पर निशाना लगाना चाहिए? पूर्ववर्ती अवलोकनों को स्वीकार करते हुए तोप को उस स्थान के शिखर पर निशाना लगाना चाहिए। शिखर वह स्थान है जो दर्शक के सिर के ऊपर लंबवत स्थित होता है, ताकि इसकी सीमा क्षितिज के समतल के लंबवत हो और प्रक्षेप्य स्थलीय गुरुत्वाकर्षण की सीमा से जल्द निकल जाए। लेकिन चंद्रमा को किसी स्थान के शिखर पर पहुंचने के लिए उस स्थान का अक्षांश प्रकाशमान के झुकाव से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये 0 डिग्री और 28 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांश के बीच होना चाहिए। किसी अन्य स्थान पर सीमा अनिवार्य रूप से तिरछी होनी चाहिए, जो प्रयोग की सफलता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। प्रश्न संख्या 6 के संबंध में प्रक्षेप्य के प्रस्थान के समय चंद्रमा आकाश में किस स्थान पर होगा? जिस समय प्रक्षेप्य को अंतरिक्ष में फेंका जाएगा, उस समय चंद्रमा, जो प्रतिदिन 13 डिग्री 10 फीट 35 इंचेस आगे की यात्रा करता है, अपने चरम बिंदु से 4 गुना दूर होगा, यानी 52 डिग्री 42 फीट 20 इंचेस। ये वह स्थान है जो प्रक्षेप्य के पारगमन के दौरान तय की जाने वाली दूरी के अनुरूप है। लेकिन चूंकि पृथ्वी की घूर्णी गति से झटका लगने वाले विचलन को भी ध्यान में रखना चाहिए, और चूंकि प्रक्षेप्य पृथ्वी की 16 त्रिज्याओं के बराबर विचलन के बाद ही चंद्रमा तक पहुंच सकता है, जो कि चंद्रमा की कक्षा पर गणना की गई लगभग 11 डिग्री के बराबर है। इसलिए इन 11 डिग्री को चंद्रमा की पहले से बताई गई देरी के कारण होने वाले विचलन में जोड़ना आवश्यक है, या गोल संख्याओं में 64 डिग्रीज। इस प्रकार फायरिंग के समय चंद्रमा पर लागू दृश्य त्रिज्या उस स्थान की ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ 64 डिग्री का कोण दर्शाएगी। कैम्ब्रिज वेधशाला को गन क्लब के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रश्नों के उत्तर ये हैं। सारांश में पहला, तोप को 0 डिग्री और 28 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित देश में रखा जाना चाहिए। दूसरा, इसका लक्ष्य स्थान की पराकाष्ठा पर होना चाहिए। तीसरा, प्रक्षेप्य की प्रारंभिक गति 12,000 गज प्रति सेकंड होनी चाहिए। 4. इसे अगले साल 1 दिसंबर को 10:46 और 40 सेकंड पर फेंका जाना चाहिए। 5वां, यह अपने प्रस्थान के 4 दिन बाद 4 दिसंबर को ठीक आधी रात को चंद्रमा से मिलेगा, ठीक उसी समय जब वह अपने शीर्ष पर पहुंचेगा। इसलिए गन क्लब के सदस्यों को तुरंत ही ऐसे उद्यम के लिए आवश्यक कार्य शुरू कर देना चाहिए और निर्धारित समय पर उन्हें क्रियान्वित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वे 18 वर्ष और 11 दिन बाद तक चंद्रमा को उसी स्थिति में नहीं पाएंगे जिसमें वे थे। कैम्ब्रिज वेधशाला का स्टाफ सैद्धांतिक खगोल विज्ञान के प्रश्नों के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित करता है तथा समस्त अमेरिका के लोगों के साथ मिलकर बधाई देता है। कर्मचारियों की ओर से जे. एम. बेलफास्ट, कैम्ब्रिज वेधशाला के निदेशक।